इस गांव में एक ही छत के नीचे दो भाई अपने अपने परिवार के साथ रहते थे। घर बड़ा नहीं था, मगर उसमें रिश्तों की आवाजाही बहुत थी। बड़े भाई के फैसले पूरे घर में मान लिए जाते और छोटा भाई अपनी शांत प्रकृति से हर बात को सहज बना देता था। छोटी बहू अपनी नन्ही बेटी के साथ सादगी में भी संतोष ढूंढ लेती थी। अम्मा, इस बार खेत के पिछवाड़े वाली मेड़ ठीक करानी पड़ेगी, नहीं तो बरसात में पानी बह जाएगा। हाँ बेटा, तू जैसा ठीक समझे वैसा कर। इस घर में तेरी समझ ही सबसे भारी है। भैया की समझ भारी है, पर हाथ तो मेरे भी लगेंगे। अकेले मत करिएगा। पहले थोड़ा नाश्ता कर लीजिए आप दोनों। खाली पेट खेत की बात भी लड़ाई लगती है। अम्मा, मैं भी खेत जाऊंगी। मैं चिड़ियों को उड़ाऊंगी। अरे मेरी गौरी, तू खेत नहीं मेरे दिल पर राज करेगी। घर में तंगी थी, पर टूटन नहीं थी। रोटी गिनी चुनी बनती, मगर बांट कर खाई जाती। छोटी बहू गीता कम बोलती थी, पर उसके हाथों में घर को जोड़े रखने की आदत थी। मोहन, दोपहर तक बनिए के यहाँ से बीज ले आना, और हाँ, हिसाब साफ रखना। उधार अब और नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक है भैया, मैं बात संभाल लूंगा। अगर उधार ज्यादा हो गया हो तो मेरी चांदी के कड़े रख दीजिएगा, काम आ जाएंगे। नहीं गीता, तेरे गहने आखिरी सहारा है। अभी उनकी नौबत नहीं आएगी। बहू, घर चलाना आसान नहीं होता। कभी कभी औरतों को भी चुपचाप अपना हिस्सा देना पड़ता है। मैं पीछे नहीं हटूंगी अम्मा, बस घर बना रहे। यही इस घर की सच्चाई थी। हर किसी का अपना बोझ था और हर कोई उसे अपने ढंग से ढो रहा था। लेकिन कुछ बोझ ऐसे होते हैं जिनके आने से पहले घर की हवा भी चेतावनी नहीं देती। गीता, पानी देना जरा, गला जाने की सुबह से सूख रहा है। आप बैठिए, मैं अभी लाती हूँ। चेहरा भी गर्म लग रहा है। मोहन, तबीयत ठीक नहीं है क्या? खेत जाने की जिद मत करना। अरे भैया, दो खांसी से आदमी बीमार नहीं हो जाता। शाम तक ठीक हो जाऊंगा। मौसम बदल रहा है, लापरवाही अच्छी नहीं। पर लापरवाही कभी कभी बीमारी की नहीं, किस्मत की होती है। उसी शाम मोहन की खांसी तेज हुई। रात तक बुखार चढ़ा और घर के भीतर पहली बार डर ने स्थायी जगह बना ली। मोहन, ये बदन तो जल रहा है। मैं वैद्य जी को बुलाती हूँ। इतना मत घबराओ, गौरी डर जाएगी। अम्मा, बाबा सो क्यों नहीं रहे? कुछ नहीं बिटिया, बस बाबा को दवा चाहिए। वैद्य जी रास्ते में हैं। मोहन, आंखें खोल कर रख। सुन रहा है ना? भैया, अगर मुझे कुछ हो गया तो गीता और गौरी। चुप, अब शगुन मत बोल। तू ठीक होगा, बस दवा लगने दे। ऐसी बात मत कीजिए। आपने वादा किया था गौरी को मेले ले जाएंगे। गौरी, मेरी चिड़िया, अम्मा की बात मानना। और गीता, हिम्मत मत हारना। कई रातें दवा, दुआ और प्रतीक्षा में बीती। कभी बुखार उतरता तो उम्मीद लौटती। फिर अचानक सांसें भारी हो जाती और पूरा घर जैसे किसी अनदेखे फैसले का इंतजार करने लगता। हे ठाकुर जी, जवान बेटे पर ऐसी घड़ी किसी माँ को मत दिखाना। काश मैं उसकी जगह बीमार पड़ता। घर का सारा काम मैं संभाल लेता, पर उसे यूं नहीं देख सकता। आप लोग कुछ कीजिए ना, शहर से वैद्य बुला लीजिए, कुछ भी कीजिए। मैं सब कर रहा हूँ गीता, पर कुछ हाथ से फिसल रहा है और मैं पकड़ नहीं पा रहा। फिर एक सुबह जब आंगन में सूरज तो उगा, पर घर में उजाला नहीं आया। मोहन की सांसें थम चुकी थीं। एक पल में छोटे भाई, पति, पिता और बेटे की जगह एक गहरा सन्नाटा छोड़ गई। मोहन, आंखें खोलिए, देखिए गौरी आई है। आप
आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? हमें किसके सहारे छोड़ गए? अम्मा, बाबा उठ क्यों नहीं रहे? मैंने शोर भी नहीं किया। मोहन, तूने जल्दी कर दी रे, बहुत जल्दी। मेरे जवान बेटे की चिता, हे भगवान, ये दिन भी देखना था। शोक के बाद घर वही रहा, पर उसका ढांचा बदल गया। अब फैसले सिर्फ बड़े भाई रामेश्वर के हाथ में थे। जिम्मेदारियां बढ़ी, खर्चे बढ़े और रिश्तों के भीतर छिपे असंतुलन भी धीरे धीरे ऊपर आने लगे। अम्मा, अब खेत, उधार, घर सब मुझे अकेले देखना होगा। गलती की गुंजाइश नहीं है। हाँ बेटा, अब तुझे ही सोच समझ कर चलना होगा। घर भावनाओं से नहीं, हिसाब से चलता है। मैं काम और बढ़ा दूंगी, जो कहेंगे करूंगी। बस गौरी को अपने आंगन से दूर मत कीजिएगा। अभी ऐसा कुछ मत सोचो गीता, लेकिन समय आसान नहीं आने वाला। गीता ने उस वाक्य को सुन तो लिया, पर उसके भीतर छिपा भविष्य अभी पूरी तरह समझ ना पाई। आंगन में हवा चल रही थी, पर उसे पहली बार ठंड लगने लगी थी। लड़की अब बढ़ी भी तो होगी, उसके साथ खर्च भी बढ़ेगा। अम्मा, आपने कुछ कहा? जमुना ने उस समय बात टाल दी, मगर उसकी आंखों में जो हिसाब जागा था, उसने आने वाले दिनों की आहट दे दी। और गीता ने पहली बार महसूस किया, शायद उसका दुख अभी शुरू ही हुआ है। जमुना ने बात टाली जरूर थी, पर अगली ही सुबह उसके मन का हिसाब शब्द बनकर बाहर आ गया। घर का वही आंगन जहां गीता ने बरसों सेवा की थी, आज उसे अपना नहीं लग रहा था। गीता, अब साफ साफ सुन ले, हम तेरी और इस लड़की की जिम्मेदारी और नहीं उठा सकते। जितना था बहुत हो चुका। अम्मा, मैंने क्या कमी छोड़ी? दिन रात काम किया है। बस यूं मत कहिए, कहीं जाने की जगह नहीं है। अम्मा, हम कहाँ जाएंगे? मैं चुप रहूंगी, बिल्कुल चुप। चुप रहने से पेट नहीं भरता। लड़की बड़ी होगी, खर्च बढ़ेगा। हमारे घर में अब और बोझ की जगह नहीं। अम्मा, बात इतनी कठोर मत कहो। कुछ दिन और। कुछ दिन करते करते उम्र निकल जाएगी। फैसला आज होगा, अभी होगा। गीता ने रामेश्वर की ओर देखा। उसमें दया थी, पर दया में साहस नहीं था। और कई बार बिना साहस की दया सबसे बड़ी बेबसी बन जाती है। भैया, अगर मेरा यहाँ रहना सबको भारी लग रहा है तो मैं चली जाऊंगी, मगर गौरी को इस तरह मत देखिए जैसे वो बोझ हो। मैं तेरे दुख को समझता हूँ गीता, पर घर की हालत तू भी जानती है। हालत मैं जानती हूँ भैया, पर अपना होना भी आज समझ गई। अम्मा, मेरी गुड़िया भी चलेगी ना हमारे साथ? हाँ बिटिया, अब यही तो हमारा घर बार है। जो अपना है वही साथ चलेगा। जितनी देर करोगी उतना मुश्किल होगा। दोपहर होने से पहले निकल जा। और फिर बिना रोके जाने की उम्मीद के, बिना पीछे मुड़ने की हिम्मत के, गीता ने देहरी पार कर दी। एक हाथ में गठरी थी, दूसरे में अपनी बेटी का भविष्य। गीता, रास्ता संभल कर जाना। जंगल की ओर मत निकलना, उधर सुनसान है। जहाँ अपने ना रहे भैया, वहाँ सुनसान और आबाद में फर्क नहीं रह जाता। वे चलती रहीं। पहले खेत पीछे छूटे, फिर कच्ची मेरें, फिर गांव की आवाजें। सामने बस रास्ता था, धूल थी और अनजान दिन का लंबा सन्नाटा। अम्मा, मेरे पैर दुख रहे हैं, क्या हम यहीं बैठ जाएं? थोड़ा और चल गौरी, जहाँ पानी होगा वहीं रुकेंगे। पानी होगा तो जीवन भी होगा। वहाँ घर भी होगा? घर बना लेंगे। दीवारें नहीं होती तो क्या, दो लोग साथ हो तो जगह घर बन जाती है। सूरज सिर पर चढ़ाया था,
गीता के कदम भारी हो रहे थे, पर उसके भीतर एक जिद जल रही थी। गौरी को डर नहीं, आसरा याद रहना चाहिए। अम्मा सुनो, पानी पानी की आवाज। हाँ, नदी होगी शायद। चल, उसी ओर चलते हैं। झाड़ियों को हटाकर जब वे आगे बढ़ीं, तो सामने नदी चमक रही थी। किनारा सुनसान था, पर उस सुनसान में एक अजीब सी शांति थी। अम्मा, कितनी बड़ी नदी, क्या हम यहीं रह सकते हैं? अगर भगवान ने कहीं जगह छोड़ी है हमारे लिए, तो शायद यही है। कम से कम पानी तो पास रहेगा। तो अब हमें कोई नहीं निकालेगा? जब तक हम हिम्मत नहीं छोड़ेंगे, कोई हमें जीवन से नहीं निकाल सकता। उसी किनारे गीता काम में जुट गई। उसने सूखी डालियां गाड़कर ढांचा बनाया, ऊपर फूस डाला, किनारों पर पत्ते ठूसे और मिट्टी से नीचे की दरारें भरने लगी। अम्मा, ये घास यहाँ रख दो, हवा अंदर आएगी तो ठंड लगेगी। मेरी समझदार बेटी, देख, तूने तो माँ का आधा काम आसान कर दिया। मैं बड़ी होकर बहुत बड़ा घर बनाऊंगी, जिसमें बारिश भी अंदर ना आए। बनाएगी नहीं बिटिया, जरूर बनाएगी, और उस घर में किसी को रोकर नहीं रहना पड़ेगा। शाम ढलने लगी थी। झोपड़ी छोटी थी, टेढ़ी थी, अधूरी भी थी, लेकिन वह उनकी थी। पहली बार बेघर होने के बाद उन्हें रुकने की जगह मिली थी। अम्मा देखो, मैं अंदर बैठ गई। हमारी झोपड़ी सचमुच घर जैसी लग रही है। घर जैसी नहीं गौरी, यही हमारा घर है। छोटा है, पर इसमें किसी की तिरस्कार भरी नजर नहीं। अम्मा, आज खाना क्या होगा? आज नदी का पानी और हिम्मत। कल से कुछ काम ढूंढेंगे, कुछ फल लकड़ी लाएंगे, पेट भी भर जाएगा। अगर आप साथ हो तो मुझे डर नहीं लगता। और अगर तू साथ है तो मुझे हार नहीं लगती। उस रात उनके पास न ढंग का बिस्तर था, न चूल्हा, न अनाज। फिर भी गीता ने आसमान की ओर देखकर मन ही मन ठान लिया, यही से नई शुरुआत होगी। अम्मा, वहाँ कौन है? मेरे पीछे रह गौरी, आवाज मत करना, कोई हमें देख रहा है। नदी बहती रही, हवा थम गई और झोपड़ी के बाहर अंधेरे में दो चमकती आंखें अचानक दिखाई दी। अंधेरे में जो दो आंखें चमक रही थीं, वे किसी जंगली जानवर की नहीं, बल्कि एक भूखे थके हुए कुत्ते की थीं, जो अपने मुंह और पंजों से एक पुराना घड़ा घसीटता हुआ उनकी झोपड़ी तक ले आया था। अम्मा, ये कुत्ता है, और ये क्या खींच कर लाया है? लगता है कोई पुराना घड़ा है। पीछे ही रह गौरी, पहले मैं देखती हूँ। ये हमें नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा ना? नहीं, इसकी आंखों में डर है, क्रोध नहीं, जैसे ये कुछ देना चाहता हो। कुत्ता एक बार घड़े को सूंघकर पीछे हटा, फिर चुपचाप बैठ गया, जैसे उसका काम बस इतना ही था, घड़ा सही हाथों तक पहुंचाना। अरे, ये तो बहुत भारी है, खाली नहीं हो सकता। अम्मा, इसे अंदर ले चले, यहीं खोलेंगे। हाँ, बाहर नहीं, रात भी है और पता नहीं किसकी नजर पड़ जाए। माँ बेटी घड़े को संभालते हुए झोपड़ी के भीतर ले आईं। मिट्टी के फर्श पर रखते ही घड़े से धातु जैसी हल्की सी खनक सुनाई दी और दोनों की सांसें एक पल को थम गईं। अम्मा, इसमें कुछ चमका क्या? धीरे बोल, पहले ढक्कन हटाने दे, भगवान जाने इसमें क्या हो। मैं दिया पकड़ूं? हाँ, हाथ स्थिर रखना, अगर ये सपना हुआ तो टूटना नहीं चाहिए। जैसे ही ढक्कन ढीला हुआ, दिए की रोशनी घड़े के भीतर उतरी और उस छोटी सी झोपड़ी में अचानक सुनहरी चमक तैर गई। सिक्के थे, असली,
चमकते हुए सिक्के। उनके बीच कुछ चांदी के गहने भी दबे थे। अम्मा, ये सब हमारा है क्या? मैं कुछ समझ नहीं पा रही। इतने सिक्के, इतने गहने हमारी झोपड़ी में। हम अब भूखे नहीं सोएंगे ना अम्मा? नहीं बेटी, आज पहली बार लगता है कि भगवान ने हमारी सुन ली। खुशी का पहला झोंका आया, मगर उसके साथ ही गीता के मन में एक दूसरा भाव भी उठा, सावधानी। किस्मत का दरवाजा खुला था, पर गलत कदम से वही दरवाजा बंद भी हो सकता था। अम्मा, कल हम बहुत सारा खाना लाएंगे, चावल, आटा, गुड़। लाएंगे, पर थोड़ा, जितनी जरूरत है उतना। सब एक साथ खर्च नहीं करेंगे। क्यों? जब इतने सारे हैं तो छिपा कर क्यों रखें? क्योंकि अचानक गरीबी से अमीरी पर लोगों की नजर जल्दी पड़ती है, और नजर के साथ सवाल आते हैं, फिर लालच। तो हम किसी को नहीं बताएंगे? किसी को भी नहीं, अभी नहीं, जब तक हम अपने पैरों पर ठीक से खड़े ना हो जाएं। गीता ने घड़े का अधिकांश धन झोपड़ी के भीतर मिट्टी के नीचे छिपा दिया। सिर्फ कुछ सिक्के और एक छोटी चांदी की पायल अलग रखी, बस उतना जिससे पेट भर सके और शुरुआत हो सके। अम्मा, आप डरती नहीं हो? अगर कोई ढूंढ ले तो? डरती हूँ, पर डर कर बैठ जाऊं तो ये धन भी मिट्टी हो जाएगा। समझदारी से चलूंगी तो यही हमारी राह बनेगा। आप सब सोच लेती हो। सोचना पड़ता है बेटी। अब तेरे लिए मैं ही माँ भी हूँ, बाप भी और छत भी। रात का बाकी हिस्सा दोनों ने जागते जागते काटा। बाहर नदी बहती रही, भीतर उम्मीद पहली बार इतने पास बैठी थी कि उसकी धड़कन सुनी जा सकती थी। अम्मा, सुबह कब होगी? आज जल्दी होगी, क्योंकि आज हमें हार नहीं, काम चुनना है। सुबह होते ही गीता ने अपने चेहरे पर वही सादगी रखी जो कल थी। न कपड़ों में बदलाव, न चाल में, बस आंखों में एक नया निश्चय था। अम्मा, मैं भी चलूं बाजार? चल, पर याद रख, हम वैसे ही रहेंगे जैसे कल थे। किसी को कुछ अलग नहीं लगना चाहिए। मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मेरी समझदार बेटी। गांव के छोटे बाजार में गीता ने बहुत सोच समझकर सामान लिया। थोड़ा आटा, थोड़ा चावल, मुट्ठी भर दाल, थोड़ा नमक, थोड़ा तेल। उसने एक पुराना बर्तन भी खरीदा और सूखी लकड़ियां बांध ली। बहू, नई आई लगती हो इधर। नदी किनारे वाली झोपड़ी तुम्हारी है क्या? हाँ, बस काम की तलाश में आई हूँ। बच्ची है साथ में, पेट पालना है। हिम्मत है तुम में। हिम्मत नहीं होगी तो रोटी भी नहीं होगी। अम्मा, गीता ने सिक्का दिया। दुकानदार ने उसे उलट पुलट कर देखा, जैसे उसकी असलियत परख रहा हो। गीता का दिल एक पल को जोर से धड़का, मगर चेहरा शांत रहा। ये सिक्का तो पुराना है, कहां से मिला? मेरे मायके की एक पुरानी निशानी थी, मुसीबत में वही काम आई। ठीक है, लो अपना सामान। अम्मा, बच गई। याद रख बेटी, धन से पहले बुद्धि खर्च करनी चाहिए। लौटते समय गीता के कदम अचानक धीमे पड़ गए। उनकी झोपड़ी के सामने कोई खड़ा था, लंबा, स्थिर और जैसे काफी देर से उनका इंतजार कर रहा हो। अम्मा, हमारी झोपड़ी के पास कौन है? मैंने इसे पहले नहीं देखा और ये सीधे हमारी तरफ देख रहा है। रुको, उस झोपड़ी में जो पुराना घड़ा है वो तुम्हें कहां मिला? गीता के हाथ से अनाज की पोटली लगभग छूट गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया और गौरी ने पहली बार महसूस किया
किस्मत का दरवाजा खुला जरूर है, पर शायद कोई और भी उसकी चाबी खोजता फिर रहा है। लौटते कदम थम गए। गीता ने गौरी को अपने पीछे कर लिया, पर अजनबी की आवाज में खतरे से ज्यादा किसी पुराने रहस्य की चोट थी। तुम कौन हो और हमारे घड़े से तुम्हारा क्या मतलब है? डरिए मत, मेरा नाम हरिदास है। वो घड़ा मेरे पिता का बनाया हुआ है। उसके तले पर जो निशान है उसे मैं पहचानता हूँ। अम्मा, यही वही घड़ा है ना जिसमें से हमें पहली बार चांदी के सिक्के मिले थे? हाँ, वही है, लेकिन ये घड़ा हमें नदी किनारे मिट्टी में दबा मिला था। हमने किसी का हक नहीं छीना। मैं यही सुनना चाहता था, क्योंकि उस घड़े में धन नहीं, मेरे पिता की आखिरी सीख छिपी थी। जो मेहनती हाथ उसे पाएंगे वही उसके असली अधिकारी होंगे। गीता की आंखों का तनाव थोड़ा ढीला पड़ा। उसने पहली बार उस आदमी को गौर से देखा। उसके कपड़े साधारण थे, मगर बोलने में झूठ की खनप नहीं थी। अगर ये सच है तो तुम अब इसे लेने आए हो? नहीं, लेने नहीं, बताने आया हूँ। मेरे पिता कुम्हार थे। उन्होंने कुछ घड़ों में धन इसलिए छिपाया था कि लोभी लोग नहीं, जरूरतमंद और कर्मठ लोग उसे पाएं। तो ये हमारे लिए था? तुम्हारे लिए नहीं बेटी, तुम्हारे जैसे लोगों के लिए, जो टूटते नहीं, बनाते हैं। यह सुनकर गीता की पलकों पर पुराना दुख तैर गया। अपमान, भूख, बरसात टपकती छत और बेटी को सीने से चिपकाए बिताई रातें। हमने उस धन को छिपा कर नहीं रखा। पहले छत बनाई, फिर गाय खरीदी, फिर खेत का छोटा टुकड़ा लिया। मैंने हर दाने का हिसाब रखा है। इसीलिए तो मैं निश्चिंत हुआ। धन ने तुम्हें बिगाड़ा नहीं, तुम्हें खड़ा किया है। अम्मा कहती हैं, खाली हाथ होना शर्म की बात नहीं, खाली हिम्मत होना शर्म की बात है। तुम्हारी बेटी बहुत बड़ी बात समझती है। उस दिन की बातचीत वही खत्म नहीं हुई। हरिदास पास के गांव में बर्तन और अनाज का काम करता था। उसने गीता की ईमानदारी देखी और मदद का एक नया रास्ता सुझाया। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे खेत की उपज और तुम्हारे हाथ के बने सूखे पापड़, अचार, घी सब बाजार तक पहुंचा सकता हूँ। सही दाम मिलेगा। और बदले में? बस उचित हिस्सा, ना एहसान ना दया, काम के बदले काम। अम्मा, ये तो अच्छा है, तब हमें शहर के बनिए के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। ठीक है, मगर एक बात, हम किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। साझेदारी होगी, भीख नहीं। मुझे मंजूर है। महीनों ने करवट ली। नदी किनारे की फूस की झोपड़ी अब पक्की दीवारों वाला सलीकेदार घर बन चुकी थी। आंगन में तुलसी, कोठरी में अनाज और चेहरे पर आत्मसम्मान की चमक थी। गांव में खबर फैलते देर नहीं लगी। जिन लोगों ने कभी गीता को बेबस देखा था, वही अब उसकी मेहनत की मिसाल देने लगे और यह खबर आखिर उसके पुराने घर तक भी पहुंची। अरे काकी, तुम्हारी छोटी बहू तो अब किसी की मोहताज नहीं रही। नदी किनारे उसका बड़ा सधा हुआ घर है, खेत है, गाय है और लोग उसके काम की तारीफ करते नहीं थकते। क्या कह रही है तू? वही गीता? हाँ वही। और उसकी बेटी कितनी सुघड़, कितनी समझदार। माँ बेटी ने किस्मत बदल दी। किस्मत नहीं, शायद हमने उन्हें घर से निकालकर उनके हिस्से का दुख बढ़ा दिया और उन्होंने उसी दुख को ताकत बना लिया। उस रात सास को नींद नहीं आई। गीता का झुका सिर, गौरी की डरी आंखें और अपने ही शब्द उसके कानों में लौट लौट कर चुभते रहे। अगले दिन वे दोनों नदी किनारे पहुंचे। जहां कभी फूस की झोपड़ी थी, वहां अब मेहनत से खड़ा हुआ घर था। सादा
पर गरिमा से भरा। अम्मा देखो, दादी और बड़ी बाबूजी आए हैं। आइए, रास्ता लंबा है, थक गए होंगे, बैठिए। गीता, मैं बैठने से पहले तुझसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहिए। जिस दिन मैंने तुझे घर से निकाला था, उस दिन मैं सिर्फ कठोर नहीं थी, मैं अंधी भी थी। मैंने तेरी मजबूरी नहीं देखी, तेरी हिम्मत नहीं पहचानी। भाभी, भाई के जाने के बाद घर की जिम्मेदारी मेरे हाथ में थी। मुझे तुम्हारे साथ खड़ा होना चाहिए था, पर मैं चुप रहा। मेरी चुप्पी भी अपराध थी। आंगन में कुछ पल के लिए हवा भी जैसे थम गई। गौरी ने अपनी माँ का चेहरा देखा, वही चेहरा जिसने आंसू पीकर ईंट पर ईंट रखी थी। तुम दोनों के शब्द सुन रही हूँ, पर जो रातें हमने बिना चूल्हे की आग के काटी हैं, जो डर मैंने अपनी बेटी की आंखों में देखा है, वो भूलना आसान नहीं। मुझे माफ कर दे बहू, मैं सम्मान छीन सकती थी, पर तेरी मेहनत ने तुझे वही सम्मान लौटा कर दिया, और मुझसे ऊंचा। अम्मा, दादी सच में पछता रही हैं। हम लेने नहीं आए, न धन न सहारा, बस ये चाहकर आए हैं कि अगर तेरे मन में जगह हो तो रिश्ते की डोर फिर से टूटकर जमीन पर ना पड़ी रहे। मैं पुराने घाव एक दिन में नहीं मिटा सकती, पर मैं अपनी बेटी को ये भी नहीं सिखाऊंगी कि पश्चाताप के सामने दिल हमेशा पत्थर बना रहे। माफी मिल सकती है, भूल नहीं। इतना भी मिल जाए तो मेरे लिए बहुत है। एक बात याद रखिए, आज मैं किसी की दया से नहीं, अपने श्रम से खड़ी हूं। अगर इस आंगन में रिश्ता लौटेगा तो बराबरी के साथ लौटेगा। बराबरी के साथ, यही न्याय है। गीता ने भीतर जाकर पानी लाकर रखा। यह सिर्फ अतिथि सत्कार नहीं था, ये टूटे रिश्ते पर पहला शांत मगर स्वाभिमानी हाथ था। दादी, पानी पी लीजिए, रास्ता सच में लंबा है। हाँ बेटी, बहुत लंबा, और समझ आने में तो उससे भी लंबा। उस आंगन में उस दिन कोई शोर नहीं हुआ, कोई बड़ा वादा नहीं किया गया। बस इतना हुआ कि अपमान से निकली एक स्त्री ने अपनी मेहनत से सम्मान कमाया, और वही सम्मान एक दिन उसके द्वार पर सिर झुकाकर लौट आया। देखो बेटी, घर दीवारों से नहीं बनता। घर तब बनता है जब इंसान अपने भीतर की नींव सीधी रखे। और हमारी नींव आपने सीधी रखी अम्मा। नदी के ऊपर शाम उतर रही थी। बहता पानी जैसे कह रहा था, जो दुख बहा ले जाए वही जीवन एक दिन नई धारा भी लौटाता है।